हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज जो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसकी जो सेक्शन 33 है और सेक्शन 34 है, इन दोनों पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर ये अपना वीडियो मैं बना रही हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सेक्शन 33 को डिस्कस करूँगी और सेक्शन 34 को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सेक्शन 33 जो है वो ये बात करता है एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, मतलब कि इसके अंदर ये दे रखा है कि जो भागीदार है उनका निष्कासन, उसके निष्कासन के बारे में सेक्शन 33 के अंदर दे रखा है। इसका टाइटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके टाइटल के ऊपर, और इसका अंदर का जो मैटर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैच द फॉलोइंग में सेक्शन 33 को पूछ सकते हैं इसका कि क्या इसका टाइटल दे रखा है, कि जैसे एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर जो है वो इसका टाइटल है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमें इसका टाइटल भी याद करना पड़ेगा और इसके अंदर का जो मैटर है वो भी हमें देख लेना चाहिए। इसके अंदर दो सबसेक्शन दे रखे हैं। सबसे पहला जो सबसेक्शन है वो ये बात करता है कि जो पार्टनर है वो एक्सपल हो सकते हैं फर्म से, और वो कैसे होंगे, इन द एक्सरसाइज में होंगे इन गुड फेथ में, जो भी पावर जो कॉन्ट्रैक्ट से कन्फर किया गया है जो पार्टनर्स है उनके बीच में है, और ना कि वो मेजॉरिटी से होंगे। जो पार्टनर्स है उनकी मेजॉरिटी से वो एक्सपल नहीं होंगे, लेकिन वो एक्सपल होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट है उन पार्टनर्स के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होंगे वो। मतलब वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं पार्टनर्स, और वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो गुड फेथ में जो भी उनका पावर है वो सारे पावर वो कन्फर कर देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी उन पार्टनर्स के बीच में होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट से वो पार्टनर जो है वो एक्सपल फॉर्म से हो सकता है। और यहाँ पर मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, जो पार्टनर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से वो एक्सपल नहीं होते। मतलब कि इसमें एक तरीके से भागीदारों के बीच की जो संविदा है वो उसके द्वारा जो प्रदत्त जो शक्तियों है उनके सद्भावपूर्वक प्रयोग में के सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदारों के किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। मतलब कि जो उनकी बहुसंख्या है उसकी वजह से वो निष्कासित नहीं होंगे, बल्कि जो उनके बीच में जो संविदा है जो पार्टनर्स के, उसकी वजह से वो यहाँ पर निष्कासित होंगे, और वो गुड फेथ में होगी जो भी पावर जो उनके ऊपर कन्फर किया है उस पावर के एक्सरसाइज में। ये सबसेक्शन 1 में दे रखा है। फिर सबसेक्शन 2 है, वो बात करता है कि जो प्रोविजंस है सबसेक्शन 2 के, 3 के और 4 के, जो सेक्शन 32 का है वो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, जो एक्सपल पार्टनर है उस पर भी वो लागू होंगे। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 है जो ये बात करता है कि जो प्रोविजंस है सबसेक्शन 2, 3 और 4 के सेक्शन 32 के, वो अप्लाई होंगे एक्सपल पार्टनर पर भी, जैसे वो रिटायर्ड पार्टनर पर लागू होते हैं। मतलब कि जो सेक्शन 32 के जो सबसेक्शन है 2, जिसमें वो डिस्चार्ज हो रहा है अपनी लायबिलिटी से जो पार्टनर है वो जो, तो उस केस में वहां पर तो रिटायरिंग पार्टनर है, यहाँ पर क्या होगा एक्सपल पार्टनर है, और वो एक्सपल पार्टनर क्या होगा, वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होना चाहता है किसी थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, और उन एक्ट्स के लिए उस फर्म के जो भी उसकी एक्सपल्शन से पहले जो एक्ट्स है उनके लिए, तो वो क्या करेगा, वो एक एग्रीमेंट कर सकता है थर्ड पार्टी के साथ और जो भी रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म है उसके पार्टनर के साथ में, और फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, उस केस में वो डिस्चार्ज हो सकता है। ये जो एक्सपल पार्टनर है वो अपने एक्सपल्शन से पहले डिस्चार्ज हो सकता है उन एक्ट्स के लिए जो भी उसके एक्सपल्शन से पहले जो एक्ट्स हुए उन एक्ट्स के लिए। और ये जो एग्रीमेंट होगी वो इम्प्लाइड होगी कोर्ट्स ऑफ डीलिंग से जो थर्ड पार्टी और रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म के बीच में है, और उसको नॉलेज हो जाती है रिटायरमेंट की उस थर्ड पार्टी को। उसके बाद में जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर कोर्ट्स ऑफ डीलिंग से वो एग्रीमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो ये इसके प्रोविजंस में जो सबसेक्शन 2 है उसकी प्रोविजन जो सेक्शन 32 का है वो यहाँ पर लागू होंगे। सिर्फ यहाँ पर फर्क इतना होगा कि यहाँ पर जो एक्सपल पार्टनर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा सबसेक्शन जो ये 2 है इसका सेक्शन 33 का, उसके अंदर। मतलब कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसकी जगह एक्सपल पार्टनर आ जाएगा। और फिर उसके बाद में जो इसका सबसेक्शन 3 है सेक्शन 32 का, वो यहाँ पर जो इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में बात कर रहा है फर्म के, तो यहाँ पर हम एक्सपल पार्टनर पे इसको लागू कर रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पर होगा कि जैसे जो एक्सपल्शन है उस पार्टनर का, चाहे वो हो गया हो तो भी वो और जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबल होंगे कोई भी एक्ट्स के लिए, अगर वो एक्ट फर्म का एक्ट होता। और वो कब तक लाइबल होंगे, जब तक कि उसका
एक्सपल्शन नहीं होता, उस एक्सपल्शन से पहले तक जो भी कोई एक्ट्स है जो उसके किए गए हैं और वो एक्सपल्शन से पहले किए गए हैं तो उनके लिए वो लागू नहीं होगी। मतलब कि उस केस में वो जो भी एक्ट्स है, एक्सपर्ट पार्टनर जो है वो लाइबल होगा और जो पार्टनर्स है वो भी लाइबल होंगे थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स उन एक्ट्स के लिए जो भी उन्होंने किया है। और वो एक्ट क्या है, वो फर्म के एक्ट्स है और वो उसने किया था एक्सपल्शन से पहले, तो वो तब तक लाइबल होगा जब तक पब्लिक नोटिस उसके एक्सपल्शन का वो नहीं दे देता तब तक। और यहाँ पर जो ये एक्सपर्ट पार्टनर है वो लाइबल थर्ड पार्टी के लिए नहीं होगा जो फर्म के साथ ये डील करता है और उसको पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो पर्सन पार्टनर है उस फर्म का। उस पर्सन के ये पता होने की उसको है ही नहीं ये पता कि वो पर्सन जो है, जो एक्सपर्ट पार्टनर है, वो एक पार्टनर है और उसको बिना इस नॉलेज के वो फर्म से डील करता है, तो उस केस में वो लाइबल नहीं होगा, मतलब थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स वो जो एक्सपर्ट पार्टनर है वो। और फिर सबसेक्शन 4 जो है वो जो सेक्शन 32 का है वो भी एक्सपर्ट पार्टनर पर लागू होगा और उसके अंदर ये दे रखा है कि जो नोटिस है, मतलब कि जो भी यहाँ पर जो नोटिस है सबसेक्शन 4 जो सेक्शन 32 का है उसमें नोटिस के बारे में बात की है, तो वह यहाँ पर जो सब ना इसमें सेक्शन 33 पर जो बात लागू होगी उसमें ये दे रखा है कि जो नोटिस है वो क्या होगा, वो एक्सपर्ट पार्टनर भी दे सकता है या कोई भी पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का है वो दे सकता है। वो दोनों पर्सन जो है उनमें से कोई भी एक ये नोटिस जो है वो दे सकता है। तो ये जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 33 का, इसमें ये बात बताई गई है कि जो प्रोविजंस है इनके सबसेक्शन 2, 3, 4 के जो सेक्शन 32 का है वो एक्सपर्ट पार्टनर पर लागू होंगे और वहां पर जो रिटायर्ड पार्टनर है उसकी जगह हम एक्सपर्ट पार्टनर वर्ड यूज कर सकते हैं और वो उसकी वही प्रोविजन जो है वो सारी यहाँ पर सेक्शन 33 पर भी वो अप्लाई करेगी जो सबसेक्शन 2 की है, 3 की है और 4 की है सेक्शन 32 के। और उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 34। सेक्शन 34 बात करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, मतलब कि भागीदार का दिवाला, उसके बारे में सेक्शन 34 बात करता है। और इसके अंदर 2 सबसेक्शन है। सबसे पहला जो सबसेक्शन है वो ये बात करता है, सबसेक्शन 1 वो बात करता है कि अगर कोई पार्टनर है किसी भी फर्म का तो वो अगर इंसॉल्वेंट एजुडिकेट हो चुका है तो वो फिर पार्टनर नहीं रहेगा। और वो कब से नहीं रहेगा, जिस दिन ऑर्डर उस एजुडिकेशन का दिया गया है, मेड किया गया उस दिन। और ये जरूरी नहीं है कि फर्म जो है वो डिसॉल्व हुई है या नहीं हुई, मतलब अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हुई तो भी अगर वो इंसॉल्वेंट एजुडिकेट हो जाता है वो पर्सन जो पार्टनर है उस फर्म का, तो फिर वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो पार्टनर फर्म का नहीं रहेगा, वो उसको पार्टनर नहीं माना जाएगा उसको जिस दिन ये ऑर्डर दिया है एजुडिकेशन का। और इसके ऊपर ये बात लागू होने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जहां की फर्म का कोई भागीदार दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया जाता है वहां उस तारीख से जिसको न्याय निर्णयन का आदेश हुआ हो भागीदार नहीं रहेगा, चाहे तद द्वारा फर्म विघटित हो या ना हो तो भी उस पर्सन को पार्टनर नहीं माना जाएगा उस फर्म का। और सबसेक्शन 2 जो है इसका वो ये बात करता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के बीच में होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती उस पार्टनर के एजुडिकेशन की वजह से इंसॉल्वेंट के तौर पर, तो जो एस्टेट है उस पार्टनर का जो भी एजुडिकेट हुआ है तो वो लायबल नहीं होगा जो भी फर्म के एक्ट हैं उनके लिए, और फर्म भी लायबल नहीं होगी जो भी इंसॉल्वेंट की जो पार्टनर है उसके जो एक्ट है उनके लिए, वो फर्म भी लायबल नहीं होगी और ना ही उस जो पर्सन का जो एस्टेट है उस पार्टनर का जो एजुडिकेट हुआ है वो भी लायबल नहीं होगा। जो भी डन हुआ है उस डेट के बाद में, जिस दिन वो एजुडिकेशन हुआ है उस एजुडिकेशन के ऑर्डर के बाद में, तो उस केस में मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में हो गया और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती, जो एजुडिकेशन है उस पार्टनर का इंसॉल्वेंट के तौर पर उसकी वजह से, तो जो उसका एस्टेट ना तो वो लायबल होगा ना ही फर्म लायबल होगी उसके एक्ट्स के लिए, उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के एक्ट्स के लिए। जो भी डन हुआ है उस डेट के बाद में, जिस दिन वो ऑर्डर एजुडिकेशन का मेड हुआ है उस डेट के बाद में जो एक्ट्स हुए उनके लिए लायबल नहीं होगी। जहां की किसी भागीदार के दिवालिया न्याय निर्णित किए जाने पर फर्म भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन विघटित नहीं होती,
वहां ऐसे न्याय निर्णीत भागीदार की संपदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए और फर्म उस दिवालिये के किसी ऐसे कार्य के लिए दायी नहीं है जो उस तारीख के पश्चात किया गया हो जिस तारीख को न्याय निर्णय का आदेश दिया गया है। मतलब कि जो भी ऑर्डर एजुडिकेशन का दिया गया है उसकी डेट के बाद में अगर कोई एक्ट करता है कोई पार्टनर जो इंसॉल्वेंट है तो उसके एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं होगी और ना ही उसका एस्टेट लायबल होगा। जो भी एक्ट्स होते हैं उस फर्म के उनके लिए। और अगर मतलब उसने अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर फर्म तो डिसॉल्व नहीं हो रही उसके एजुडिकेशन की वजह से इंसॉल्वेंट के तौर पर, तो भी अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी तो भी फर्म लायबल नहीं होगी और ना ही उसका एस्टेट लायबल होगा जो भी फर्म के एक्ट्स है उनके लिए। तो उस केस में यहाँ पर ये बात बताई गई है। और इस सेक्शन 34 जो है इसका जो टाइटल है वो भी इम्पॉर्टेंट है और जो इसका अंदर का जो मैटर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सेक्शन 34 के ऊपर कि इसका जो टाइटल है वो क्या बात करता है। तो ये दोनों पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से आते हैं और इसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।